बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सुबह बोलेगा में बात करेंगे सर्दी में बढ़ेगा कोरोना का सितम की। सर्दी में बढ़ेगा कोरोना का सितम। जो हाँ, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सर्दी में कोरोना का जो सितम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और माना जाए अक्टूबर से लेकर जनवरी के जो महीने होते हैं उसमें ठंड पड़ती है और ऐसे में जो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अस्थमा की तो वो भी बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और बुजुर्गों को ये बीमारियां अपनी आसानी से अपने चपेट में ले लेती हैं। और कहा जा रहा है कि कोरोना में बुजुर्ग और बच्चों को अपनी सेहत का पूरी तरीके से ख्याल रखना है और ऐसे में ठंड में सबसे ज्यादा ठंड में बुजुर्ग और बच्चों को ही नुकसानदायक होती है। ऐसे में किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा अपना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कैसे सर्दियों में कोरोना बढ़ेगा और प्रदूषण कैसे कोरोना में इफेक्ट करेगा और पॉल्यूशन से किस तरीके से हमको परेशानी होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर एसएन सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी पूर्व डीजीएमई जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि सर्दियों में जो कोरोना का सितम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, किस नजरिए से आप देखते हैं? होती हैं तो नमी में कमी आती है और नमी की कमी आने से सर्दियों में ये जो वायरस है देर तक टिक सकता है जी। लोग सर्दियों में बंद जगह भी जाना पसंद करते हैं, जिससे इस वायरस के बढ़ने की काफी उम्मीद है। और जो नई स्टडी हुई है उसके अनुसार स्किन पर भी ये कई घंटे तक इसका कोरोना का वायरस जिंदा रह सकता है जी। वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ठंडियों में कोरोना जो है वो चरम पर पहुंच जाएगा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहेंगे आप? ऐसा संभावना है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत घबराने वाली बात हो जी। कुछ वातावरण के कारण है, जैसे कि सर्दी में ठंड में वायरस कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है। दूसरा, जाड़े में हम लोग बंद कमरे में रहते हैं, जिसके कारण से वेंटिलेशन कम होता है। लोगों को चाहिए कि जाड़े में भी अगर वो हीटर या वो जलाते हैं तो लेकिन वो खिड़की खुली रखें और वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम हो। इवन जो घर के लोग इकट्ठे हों तो फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी मास्क का प्रयोग करें। अगर एक कमरे में 2 या 3-4 लोग हैं तो कृपा करके मास्क पहने। और दूसरा, अपने हाथ फिर मैं कहूँगा साबुन से धोते रहें। हाँ, जाड़ों में थोड़ा सा वायरस का प्रकोप ज्यादा होता है, उसमें कोविड-19 वायरस का भी प्रकोप ज्यादा होता है। लेकिन खुशी की बात है, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में इसके केसेस में कमी आ रही है और काफी कमी आ रही है। मृत्यु दर भी कम हो रही है, हमारे कानपुर में भी और सब जगह। ये खुशी की बात है और उतार पर है। मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव और मरीजों के हिसाब से कि कोविड-19 का प्रकोप अपने देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में उतार पर है और जाड़ों में थोड़ा सा सावधान रहने की और भी जरूरत है लोगों को। जैसा कि हमने बताया, मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें जी। और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी, 2 गज वाली दूरी करें और अपने हाथ धोते रहें। इसके अलावा अलर्ट रहें, कोई फीवर है कोरोना की जांच कराएं। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की सभी को जरूरत है। इसीलिए लगातार अपील की जा रही कि 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और मास्क का इस्तेमाल आपको लगातार करना है। तो वहीं सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरीके से ख्याल रखना है। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सर्दियों में कोरोना और ज्यादा घातक हो जाएगा, चेतावनी दी गई है और जब चेतावनी दी जाती है तो हमारे दिमाग में सावधानी का वर्ड आ जाता है। तो सावधानी क्या कुछ ऐसी होंगी जिसमें सर्दियों में जो हमें रखनी चाहिए? सावधानियां हमको ये रखनी चाहिए। सर्दियों में होता क्या है कि प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है और कानपुर ऐसे शहरों में तो प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है। इससे होता क्या है कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है और फेफड़ों में सूजन आ जाने के कारण इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम ले पाता है, बॉडी में ऑक्सीजन कम जा पाती है, जो कोरोना के लिए बहुत मुफीद होता है और जो हमारे लिए बहुत घातक है। तो हमको जो बहुत ज्यादा प्रदूषण है वो वहां नहीं जाना चाहिए और ज्यादातर बंद कमरों में रहना चाहिए।
खुली जगह में रहना चाहिए। और सबसे बड़ा एक कारण और होता है, एक जो स्मॉग होता है जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक कोहरा। इसका प्रमुख घटक होता है ये ओजोन। ये होता क्या है, जब ये ऊपर ओजोन रहती है, पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ये ओजोन बचाता है। लेकिन होता क्या है, जब धरातल के पास होती है तो ये प्रदूषक का काम करती है। जब ये प्रदूषक का काम करती है तो इससे हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसका निर्माण भी नाइट्रोजन परऑक्साइड के वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों की अंतक्रिया से होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। हमारे यहाँ जो कानपुर का मैटर है, यहाँ तो जो नॉर्मल पोजीशन हवा में वो 78.8 नाइट्रोजन होनी चाहिए, 0.95% ऑक्सीजन होनी चाहिए, और 0.90 ऑर्गन होना चाहिए, 38% कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। होता नहीं है। हम लोगों की एयर पोल्यूशन बहुत हाई है। जो हम लोगों का पोल्यूशन का PM10 जाता है, कानपुर का मसला है, जो कानपुर के मसले में तो बहुत ही खराब है की स्थिति है, जो कोरोना के बढ़ाने में बहुत मुफ्ती है। इसके अलावा जब हमारी ठंडी हवाएं आती हैं, जो हमारा क्या कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, जिसको हम लोग कहते हैं पछुआ हवाएं, ठंडी हवाएं शुरू होती हैं, तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी से जो नम हवाएं आ रही हैं वो होती हैं, तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी भी कम होने लगती है, नमी कम होती है और तापमान गिरता है। तो ये इसके लिए बड़ा मुफीद माना जाता है। और वो कोई भी फ्लू हो, जैसे सर्दियों में कोल्ड फ्लू आता है, ऐसे गर्मियों में पोलियो आता है, और वसंत में नीजलेस्ट और चिकन पॉक्स होता है। ये इन सबके लिए एक ऋतु है, जो टेम्परेचर है वो सब इनके लिए बहुत घातक है। तो अब जो आ रहा है ये हमारे कोविड-19 के लिए बहुत ही घातक है, जिसका हमें बचाव करना चाहिए। मास्क पहन के रखना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, और बंद जगहों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई सेंट्रली एसी जगह है, वहां 10 लोग आ रहे हैं, वहां नहीं जाना चाहिए हमें। सेंट्रली एसी तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इसके लिए उसमें तो जाना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो लोग मॉल में जाना अवॉइड करना चाहिए, या जो छोटे छोटे मॉल है सारे सेंट्रल एसी हैं, चाहे वो हमारे रेस्टोरेंट हो या कोई भी हो जो अब खुल रहे हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं बचाव ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि कोरोना में सबसे ज्यादा बच्चों को और बुजुर्ग को अपना ख्याल रखना है, ठंड में भी ये कहा जाता है कि बुजुर्ग और बच्चों को सावधान रहने की जरूरत होती है, लेकिन अब आप देखिए अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्कूल भी खुलने वाले हैं और कई सारी चीजों में छूट भी दे दी गई है, बच्चे भी अब बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हम बुजुर्ग और बच्चे अपना ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना से जो खतरनाक उम्र है, या खतरनाक बच्चे हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं, या हमारे 60-65 साल के ऊपर के जो नागरिक जन हैं, या छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और संयोग की बात ये है कि छोटे बच्चों में जो इनका प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी का सिस्टम अच्छा होता है, यानी खुद ये इन्फेक्शन से कम पीड़ित होते हैं। लेकिन एक मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि लेकिन इनसे खतरा बहुत होता है। हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ, मैं आपको बता दूं, कानपुर या पूरे भारतवर्ष में वो सबसे ज्यादा इससे और एनेस्थेसिस्ट जो है इनसे हुए हैं। तो बिल्कुल सही कहा। खासकर हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो नर्सरी किंडरगार्टन वाले हैं, इनको ज्यादा खतरा है। मुझे चाहिए कि स्कूल के अथॉरिटीज जो हैं अपने जो इनके क्लासरूम्स हैं वो वेल वेंटिलेटेड रखें, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठा लें, 1 से 1.5 मीटर दूरी पर। और तीसरा हर बच्चे का रोज सुबह आते वक्त उनका टेम्परेचर नापें, सैनिटेशन का यूज वाइडली करें, और हर बच्चे पे नजर रखें टीचर्स। और जैसे ही किसी बच्चे को कोई बुखार या कोई इस तरह लक्षण होते हैं, तुरंत उसको आइसोलेट करके उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं कोविड की। और इस तरह से ये एक स्प्रेड होने से, एक कहते ना कि अचानक स्कूल से स्प्रेड होकर ये महामारी बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखें। तो स्कूल अथॉरिटीज को, पेरेंट्स को मिलके इसको बचाना है। बच्चे को मास्क कंपलसरी है, उनको सीटिंग अरेंजमेंट 1 से 1.5 मीटर दूर पर। और तीसरा अलर्ट रहना, अगर किसी बच्चे को बुखार होता है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग कम से कम 2 बार, एक सुबह आते वक्त और एक जाते वक्त उनको करनी चाहिए स्कूल वालों को।
और इस तरह से ये कोविड-19 के खतरे को स्कूलों के माध्यम से कम किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे भी डर है, जैसा आपको है, कि स्कूल के खुलने से ये और विभीषिका बढ़ सकती है और खतरनाक हो सकती है। जी जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रोहित हैं भदोही से, राय रखें अपनी। जी मैम, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और नमस्कार। पैनल में आए हुए जितने भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत आभार कि वो आज अपनी विचार इस पे व्यक्त कर रहे हैं। मैम, मेरा एक चीज ये मानना है कि चुनाव जो होने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्दियों में ही होंगे, और चुनाव की वजह से मैम जो इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा उसको क्योर करने का, उसका इलाज करने का ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही हमारे पास उस मात्रा में हॉस्पिटल्स में बेड खाली है। तो मैम मेरा ये मानना है या फिर मेरा ये कहना है कि जो ये लॉकडाउन के या जो कोरोना पेंडेमिक में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्या ये सिर्फ आम आदमी के लिए है या फिर ये नेताओं के लिए भी है? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जैसा कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं एक डर है, बच्चे स्कूल जाएंगे इस चीज़ का भी, और जिस तरीके से अब त्यौहार भी आने वाले हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का आसानी से लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पालन कर रहे हैं। इस समय बाजार में भी आप देखिए भीड़ देखने को मिल रही है। और एक और चीज, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भारत में 2 बार ही उभरती है, एक बार मानसून के मौसम और एक बार ठंड में। और इन्फ्लुएंजा की तरह ही कोरोना भी है, फेफड़ों से अटैक करता है कोरोना भी। इसको लेकर के क्या कहेंगे और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने कहा कि हमें बराबर याद रखना, ध्यान रखना है जी। कि हर किसी व्यक्ति से मिलते हैं जी। तो वो कोरोना पीड़ित हो सकता है और कोरोना फैला सकता है। हमें शक करना है, हर एक को शक की नजर से देखना है। अरे कहीं ये कोरोना का कैरियर तो नहीं है, क्या ये कोरोना के संक्रमित तो नहीं है, लक्षण नहीं है, यानी हर एक को सोचे कि ये इन्फेक्शन हमें फैला सकता है। उसका सबसे सेफ है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूसरा भीड़ भाड़ी जगह ना इकट्ठे हों, सोशल गैदरिंग ना करें और मास्क का प्रयोग करें, साथ में साबुन से हाथ धोते रहें। आप सही कह रहे हैं, मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि मैं जैसे पेशेंट देखता हूं, गांव के गरीब आते हैं या लेबर या बेचारे श्रमिक लोग हैं, ये कतई नहीं यूज कर रहे हैं। अभी आज ही मेरे लॉन की सफाई हो रही थी, मैंने पहला काम किया कि इनका टेम्परेचर नापा और इनको मास्क दिया कि भैया ये मास्क जरूर बांध लो जी। तो ये हालत है। जो अति निर्धन लोग हैं, गरीब हैं, निरक्षर हैं या गांव से ऐसे आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं पूरी लापरवाही। मेरे साइट है एक जहाँ पे निर्माण हो रहा है, मैंने देखा घर के मेडिकल कॉलेज के बगल में, वहां पे शायद ही कोई सुपरवाइजर, वर्कर, लेबर, मिस्त्री कोई मास्क यूज कर रहा हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये पॉकेट बन जाएंगे और ये फैलाते रहेंगे। तो मुझे डर है कि कोरोना का एक एंडेमिक बीमारी ना बन जाए, यानी कि सालों साल इनका कुछ चलता रहे, थोड़ा कम हो गया, कभी बढ़ गया। हाँ, जाड़ों में पीक आएगा, इसकी पूरी संभावना है। हमें सतर्क रहना, सावधान रहना है, फेस कवर करना है और अलर्ट रहना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं सावधान रहने की पूरी तरीके से जरूरत है और जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसका हमें पालन करना चाहिए, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे साथ उमेश जुड़ चुके हैं मेरठ से, राय रखें अपनी। उमेश, अपनी राय रखें। लगता है संपर्क टूट गया, आप हम सफर से जुड़ सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। उमेश, राय रखें। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर्दी के मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी, और बुजुर्गों को और बच्चों को हेल्दी डाइट देनी चाहिए और धूप में भी थोड़ा बैठना चाहिए, जिससे कोरोना का कम असर पड़ेगा। और हेल्दी डाइट लेने से कोरोना का वायरस का स्तर कम होगा। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर अभी हमने सावधानी नहीं बरती तो आगे चल करके हमें चिंताजनक चीजें देखने को मिल सकती हैं और जो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलों में हमें डाल सकती हैं। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो किस टेम्परेचर में कोरोना और ज्यादा घातक हो सकता है?
मानसून वापस जा रहा है जी। अब नम हवाएं कम हो जाएंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। उनके कारण जो पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं आना शुरू होंगी और ठंडी हवाओं में मेरा मानना है कि कोरोना का सेकेंड वेव भी आ सकता है जी। जो जिस वजह से हम लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना है, डिस्टेंस बना के रखी, सारी जितने भी इसके लिए बचाव के तरीके हैं सारे अपनाने हैं और प्रदूषण से भी बचना है। प्रदूषण से भी बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण के साथ अगर दोनों चीज होती है, जैसे सर्दियों में कोल्ड फ्लू नॉर्मल होता रहता है, सभी को होता है, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, थोड़ा बहुत बुखार आ गया, लेकिन इसके साथ अगर कहीं कोरोना के भी थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हैं तो उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, हमको तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए मैम। क्योंकि ठंडी हवाएं जब आएंगी हमारी, ये ठंडी हवाएं शुरू होने वाली हैं, तो जब ठंडी हवाओं का हो जाएगा तो कोरोना का सेकेंड वेव आ सकता है। बिल्कुल। सुनील जी, एक और चीज, जिस तरीके से दिल्ली में ऑड इवन लागू हो जाता है जब पराली जलाई जाती है या फिर दिवाली में आप देखिए पटाखे छुटाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में हमें कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऑड इवन जैसा फॉर्मूला हर जगह लागू कर देना चाहिए, जिससे प्रदूषण में थोड़ी कमी आ सके और पटाखों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो कोरोना और भी ज्यादा घातक हो सकता है। सुनील जी। जी, हम लोगों ने इसके लिए एडवाइजरी जारी करी है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा एडवाइजरी जारी हुई है कि आप लोग को जलाइए मत पराली को जोतिए, खेत में मिट्टी के साथ उसको जोत दीजिए, आप जो खाद का काम करती है बाद में, ये हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करी जा रही है लगातार। और हम लोग किसानों से, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा, और जो भी लोग किसान हमारे साथ सिलेक्टेड फार्मर्स हैं, उनको व्हाट्सएप पे लगातार करी जा रही है। और कानपुर ऐसी जनता से भी मेरा निवेदन है कि दिवाली में बहुत कम पटाखों का यूज करें, क्योंकि अब प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ने से कोरोना अटैक कर सकता है। और दोनों का एक मास्क सब लोग मास्क बांधो। हाँ, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और यही बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी है और जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका विशेष तौर पर हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी हमने सावधानी नहीं रखी तो आगे चल करके ये चिंता का विषय बन सकता है। हमारे साथ अरुण जुड़ चुके हैं कानपुर से, राय रखें। जी मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरा आपसे बस एक सवाल ये था कि जैसा कि अभी पूर्व डीजीएमई साहब और मौसम वैज्ञानिक साहब ने भी बताया कि सर्दियों में ये बीमारी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और सर्दियों में इससे होने वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो इन केसेस में मैम मेरा आपसे ये जानना था कि एक आम आदमी अपने आप को कैसे बचाए। अगर आप इसके ऊपर पूर्व डीजीएमई साहब से इस सवाल के ऊपर अगर बात करें, हमें ये तो पता है कि मैम जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जैसे कि हमें मास्क लगाना है, लेकिन जो विशेष चीज जिससे हमें अपने आप को, जैसे जो मौसम चेंज हो रहा है उससे हम अपने आप को कैसे बचा सके, ये सबसे बड़ा चीज है। और मैम खाने का जो डाइट है, मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर सुनील पांडे जी से कि अगर वो आपके टीवी के माध्यम से हम सबको संबोधित कर सके तो वो क्या होगा। बिल्कुल, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमें खाने में किन किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस का तो पूरी तरीके से पालन करना ही चाहिए, मास्क का ध्यान रखना चाहिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, हाथों को लगातार धुलना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन और क्या कुछ चीजें हैं विशेष तौर पर जिनका हमें पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे हमें आगे चल करके मुश्किलों का सामना ना करना पड़े? जी, इसमें मैं दर्शकों को आपके बहुत लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताऊंगा सरल रूप। 138 का पालन करें। 138। अब 1 क्या होता है, 38 में बता दूं, 1 घंटा होता है सुबह पसीना, यानी कि 1 घंटे व्यायाम, उसमें सूर्य नमस्कार, योगा और फिजिकल, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग करें या कुछ, तो 1 घंटे पसीना, उसमें 15 मिनट योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ऑक्सीजन की खपत बढ़ानी है नंबर 1। 3 माने होता 3 बार खाना, गुड मील्स, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा जिसमें फल जरूर लें, लंच लें और डिनर हल्का लें और शाम को लें। इसके साथ ही मैं बता दूं, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, गुड़, इनका सेवन आप अवश्य करें रोज। इसके अलावा 8 का मतलब होता है 8 घंटे सोना।
जी। ये करीब करीब 7-8 घंटे सों। तो 138 का पालन करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ में हमने बताया घरेलू तुलसी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी और गुड़, ये 5-6 चीजें हैं, ये आयुर्वेद के हिसाब से अमृत हैं और ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। अब तो रिसर्च ने शो कर दिया शो। मैं आपको बता दूं, जब से कोरोना हुआ मैंने शक्कर त्याग दी है और चाय भी गुड़ की पीता हूं, और मैंने घर में भी सबको बताया। तो 138 का पालन करें। जैसे जरा भी बुखार हो, टेम्परेचर हो, उसकी जांच कराएं और फेस कवर यानी मास्क का प्रयोग करें। तो डाइट के द्वारा, इसके अलावा सीजनल रीजनल फ्रूट्स, सीजनल यानी क्षेत्रीय और मौसमी फल, अभी सीएसए के हमारे दोस्त बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, यानी कि इस समय अमरूद हो रहा है, इस समय आंवला हो रहा है, इस समय मक्के का रोटी मिल रही है, यानी कि सीजन के हिसाब से भोजन करें। और रीजनल क्षेत्रीय सेव, जैसे नॉर्दर्न एरिया में सेव रिलेटिवली सस्ता हो जाता है, अमरूद का मौसम है, इसमें विटामिन सी बहुत होता है और सेव में भी होता है, तो इसका जरूर पालन करें। और 138 का पालन, 1 घंटे पसीना, उसी में 15 मिनट योगा, ऑक्सीजन की खपत बढ़ाएं, 3 बार खाना खाएं पौष्टिक, और कोशिश करें वेजिटेबल, फल, सब्जी, तरकारी का प्रयोग करें, मसाले जो हमने बताए, और 7 से 8 घंटे नींद लें। बाकी हम डॉक्टरों पे छोड़ दें और भगवान पे छोड़ दें, नेचर पे छोड़ दें। यस मैडम। जी वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही आसानी से हमारे दर्शकों को समझा दिया कि किस तरीके से सर्दी में वो अपना ख्याल रख सकते हैं। 138 का पालन आप पूरी तरीके से करिए जैसे वीरेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानियां ना हो पाए। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, एक और मन में सवाल आता है, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर से लेकर जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो अस्थमा जैसी बीमारियां, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हम लोग को हो जाती है, और अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना में भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने में काफी समस्या आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं बाल किशोर रोग विशेषज्ञ हूँ और अस्थमा का भी एक्सपर्ट हूँ, आपने बड़ा ये प्रश्न पूछा जो हमारे सुधी दर्शकगण भी लाभान्वित होंगे। अगर किसी बच्चे या बड़े को बार बार खांसी आती है और ठीक हो जाती है, फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर बार बार खांसी आती है, ठीक हो जाती है, या इलाज से ठीक हो जाती है या स्वतः ठीक हो जाती है, सीजनल होती है, सुबह के टाइम ज्यादा खांसी आती है, मौसम के बदलने से ज्यादा खांसी आती है, सांस लेने में गुड़गुड़ाहट होती है, सीने में टाइटनेस होती है, और माता पिता या भाई बहन को भी इस तरह की एलर्जी थी कि उसको जुकाम, राइनोरिया, राइनाइटिस थी, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा के 90% केसेस 10 साल से छोटे बच्चों को होते हैं, यानी कि प्राइमरली ब्रोंकियल अस्थमा या दमा का शुरुआत बच्चों में होती है। और सुखद बात यह है, सुख की बात यह है कि 80% बच्चों का अस्थमा 10 साल होते होते स्वतः ठीक हो जाता है। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेंद्र हैं झारखंड से, राय रखें राजेंद्र जी। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं के को धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना वायरस का एक भगवान का बताया हुआ दवा मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए 1 कप गर्म पानी में कांच के शीशा में आधा चुटकी हल्दी डाल दीजिए और आधा नींबू का रस और आधा चम्मच मध, उसको सुबह शाम पीना है। जीवन में कोरोना वायरस नहीं होगा। दूसरा बात कि आपको एकदम सात्विक भोजन ग्रहण करना है, तामसिक भोजन, बासी भोजन एकदम नहीं करना है। जो सात्विक भोजन करेगा वो कभी भी कोरोना वायरस को नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि एस्थमा और कोविड, आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ गांव कस्बे में कहावत है, वो खाज में कोड़ या कोड़ में खाज कहते हैं। ये एक कोमॉर्बिड कंडीशन है जो खतरनाक, यानी कोविड-19 का अटैक खतरनाक हो सकता है उनको जो कि एस्थमा है, और खासकर उनका जो दमा कंट्रोल नहीं है। तो कृपा करके जो दमा से पीड़ित हैं, जिनको क्रॉनिक रिकरेंट खांसी आती है या डॉक्टर कहते हैं स्टोफिलिया है या ब्रोंकाइटिस है,
ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। और अगर उनको खांसी के साथ बुखार आता है तो एसोसिएटेड कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, और कोविड-19 इस कोरोना इन्फेक्शन से दमा का अटैक खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये अलर्ट रहें, ये अपनी दवाइयां जो आजकल इनहेलर ड्रग प्रयोग करे जाते हैं उनका बराबर समुचित ढंग से डॉक्टरी सुपरविजन में प्रयोग करते रहें, और अगर उनका दमा की दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोविड-19 के अटैक से जाड़ों में दमा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जी वीरेंद्र त्रिपाठी जी, एक और सवाल, दिल के रोगों का खतरा भी इस समय ज्यादा बढ़ जाता है ठंड में, तो उसको लेकर के क्या आप सावधानी रखने की सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? जी, वो ये हमारे जो दमा से पीड़ित हैं या किसी तरह से एलर्जी के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, स्टोफिलिया है, ऐसे लोगों को ये है कि वो साधारण मास्क ना पहने, वो N95 पहने। N95 में काफी माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो प्रदूषित जगह ना जाएं, जैसे कानपुर दुर्भाग्य से कुछ कानपुर के शहर हैं, हमारे एरियाज हैं सॉरी, जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, या ऑटोमोबाइल जहां बहुत चलते हैं, ये कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हाईवेज हैं जो शहर के जो रोड्स हैं वहां ना जाएं। इसके अलावा जो ठंड होती है, जैसे सर्दी है, जैसे कमरे में पंखा ना चलाएं, खिड़की खोल के रखें, वो हीटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि ड्राई वेदर में एस्थमा अटैक ज्यादा होता है। इसके अलावा पहले ही लक्षण मिलने से वो अपने इनहेलर ड्रग का प्रयोग करें, और अगर बुखार होता है एस्थमा के मरीजों को तो तुरंत कोरोना की जांच कराएं। और इसके अलावा जैसा कि बताया हमने, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं जैसे तुलसी, अदरक, हल्दी, आंवला और दालचीनी इत्यादि का सेवन करते रहें। सिर और अपना जो शरीर है वो ढक के रखें। खासकर छोटे बच्चों को, माताओं को निवेदन है कि वो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, माँ का दूध। छोटे बच्चों को, शिशुओं को ऊपर का दूध ना पिलाएं, क्योंकि ऊपर के दूध वाले बच्चों को 4 से 5 गुना ज्यादा अस्थमा एलर्जी की संभावना होती है। इसके अलावा फास्ट फूड न दें। मैडम मैं बता दूं, बड़ों को, छोटों को, सबको फास्ट फूड जो होता है आजकल, जो ये तरह तरह के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है, जिनोमोटो और प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव एस्थमा का ट्रिगर होता है, यानी एस्थमा का उत्प्रेरक होता है। कृपया फास्ट फूड को भूल जाएं, कोल्ड ड्रिंक को भूल जाएं, फ्रिज में रखी चीजों को भूल जाएं, घरेलू माता जी, अम्मा, मौसी, दादी का बनाया हुआ खाना खाएं, बाजार का खाना भूल जाएं साल भर, सोशल गैदरिंग से बचें, N95 का प्रयोग करें, और अगर एस्थमा के बच्चे को या बड़े को बुखार होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, कोरोना की जांच कराएं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राहुल हैं कानपुर से, सवाल राय रखिए। जी मैडम, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल का हम बहुत बड़े फैन हैं, हमारा पूरा परिवार आपका चैनल देखता है, जो आप लोग आम लोगों को जो जोड़ते हैं कि वो अपना राय रख सके। मैम मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से, जो हमारे पैनल में है। जी बिल्कुल पूछिए। कई बार ऐसा होता है मैडम, कई बार जैसे अभी हमारे एक रिश्तेदार थे, वो राजस्थान के जयपुर में थे, तो उनको कोरोना के कुछ सिम्टम्स हुए और वो टेस्टिंग के लिए जब एंटीजन टेस्ट लैब में गए तो वहाँ पे जो उनकी जांच हुई उसमें उनको पॉजिटिव बताया गया। हालांकि वो पॉजिटिव थे नहीं। तो मेरा मैम ये मानना है कि जैसे आप सपोज करो कि अगर जो टेस्ट लैब में हो रहे हैं, अब अगर मास प्रोडक्शन लेवल पे टेस्ट हो रहा है तो कई बार टेस्ट की रिपोर्ट गड़बड़ भी आती है, और उसकी वजह से जब आदमी को, एक आम आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो उसका बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये पूछना है कि अगर हमें कुछ शुरुआती लक्षण है और बगैर लैब गए अगर हमें ये पता चल सके कि हाँ मुझे कोरोना है, तो वो शुरुआती लक्षण क्या होंगे, और हम उसका घर पे रह के, अगर मैं एक गरीब तबके का आदमी हूँ और मैं इलाज के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं घर पे रह के उसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछा है आपसे। आपको इन्होंने बहुत ही अच्छा, यूजफुल और जनहितकारी प्रश्न किया। मैं बता दूं, आज भी मेरे पास एक हमारी कुक है, मैं आपको चलिए डिस्क्लोज कर देता हूं, मेरे बंगले के आउट हाउस में है, मैं उसका होम में, और वो डायबिटिक भी है। क्षमा कीजिएगा, सरकारी प्रोटोकॉल कहते हैं कि डायबिटिक को भर्ती कराना चाहिए, लेकिन वो अस्पताल से डर गई, नहीं गई। ये पीछे मेरे घर ही के पीछे उनका जो क्वार्टर है
वहां पे सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है। और एक हमारे और हैं, आज मैं नाम नहीं लूंगा, ये पशुपति नगर के, उनका पॉजिटिव आया। बिल्कुल घबराए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो एक प्रोटोकॉल है, डॉक्टर अपने डॉक्टर से पूछें, पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लें, उससे नापते रहें जो पॉजिटिव हैं। और अगर अति वृद्ध नहीं है या डायबिटिक या हाइपरटेंसिव नहीं है या कोई बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं है, तो सारे मरीजों का घर पे इलाज हो सकता है मेडिकल सुपरविजन के अंदर। और सब मरीजों को भर्ती की जरूरत नहीं है। केवल 5% मरीजों को, मैं पुनः कह रहा हूं, 95% को भर्ती की जरूरत नहीं है। और अगर पल्स ऑक्सीमीटर में 95 से कम आता है या वो 60 या 65 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, उनके पास घर में झोपड़ी है और कोई साधन नहीं है आइसोलेशन का, और जिनके पास कोई और आर्थिक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना की इलाज की दवाएं किट बिक रही है हमारे मदुराज के सामने, कानपुर में हैलट के सामने करीब करीब मेरे ख्याल से 1000 या 1500 की मिल रही है। पल्स ऑक्सीमीटर है, टेम्परेचर है, 5 दिन की दवाएं हैं जो भी आवश्यक है। तो कृपा करके जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है वो घर में इलाज करें। और भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे, मैं खुद करीब 1 दर्जन लोगों का, मैं बता दूं, मेरा ड्राइवर था, उसको घर ही में किया। अरे मेरे आर्किटेक्ट, मैं क्या बताऊं, मैंने करीब 1 दर्जन लोगों का घर में इलाज कर लिया है और आइसोलेट किया है, प्रोटोकॉल का फॉलो किया है, और बहुत ही सरल है। मैं इस चैनल के माध्यम से तो नहीं बताऊं कि डॉक्टरी की चीज है, अपने डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से राय लें। सभी डॉक्टर्स को एक प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट का है, SGPCI लखनऊ द्वारा बनाया हुआ, वो फॉलो करें। और पॉजिटिव के लिए किट अवेलेबल है, मैं फिर कह रहा हूँ, हैलट के सामने और शहर के विभिन्न पार्ट में, वहां से ले लें, सब्सिडाइज रेट में है। करीब 1500 की मुझे जो बताया मेरा जो पीछे कुक का हस्बैंड खरीद के लाया है, और वो ठीक हो गई, 10 दिन हो गए हैं। तो इस तरह मैं बता, पैनिक न लें, अस्पताल में सबको भर्ती करने की जरूरत नहीं। मैं पुनः अपने श्रुति दर्शकों से अनुरोध करता हूं, लेकिन जो 65-70 के हैं, जिनका घर में कोई देखने वाला नहीं, जिनके पास अनकंट्रोल दमा है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, या सिंगल है, कोई देखने वाला नहीं है, या कोई कॉम्प्लिकेशन है पहले से, ऐसे लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। हैलट, काशीराम, रामा सहित सरकारी और प्राइवेट बहुत अस्पतालों में सुविधा है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हमारे DM वगैरह ने कई मजिस्ट्रेट किए हैं। अब कोई नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल उनसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है, ये मेरा मानना है, दावा है, मैंने बात भी किया है। अगर कुछ होता तो आप बताएं। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही संवेदनशील है। जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मोहित हैं बनारस से, सवाल राय रखें। जी मैम, हमारा ये पूछना था जी कि जो वैक्सीन पे अभी जो काम चल रहा है मैम, क्या वैक्सीन जब तक आएगी, जैसे अगर आप मान लीजिए कि वैक्सीन अगर दिसंबर में आ जाती है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन आम आदमी तक पहुँचने में क्या 2020 की एंड तक आ सकता है या 2021 के एंड में आ सकता है? और ये जो वैक्सीन आएगी, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, या ये वैक्सीन आप ये कह लीजिए कि एक ही बार में, एक ही चरण में ये पूरी तरीके से काम करेगा? और दूसरी चीज मैम, कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं कि एक आम आदमी तक उस वैक्सीन को पहुंचाने में डॉक्टर्स को या मेडिकल टीम को क्या क्या दिक्कतें होंगी, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा मैम। ठीक है, बिल्कुल। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर के दर्शकों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, कब तक वैक्सीन आएगी, अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो कैसे लोगों तक पहुंचेगी और किस तरीके से ये असर करेगी? हाँ मैडम, बिल्कुल। मैं चूंकि भाग्यशाली हूँ, सहयोग से 2 वैक्सीन का ट्रायल मैं स्वयं कर रहा हूँ कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, अंतरराष्ट्रीय मानकों ICMR के हिसाब से। एक तो गवर्नमेंट फंडेड है जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ICMR से है, उसका हम मेरे पास सेकंड स्टेज का, जो स्टेज 2 का है, उसका पूरा सेकंड डोज भी हो गई है। और एक और वैक्सीन है कैडिला, जाइडस कैडिला की, अहमदाबाद की प्राइवेट कंपनी है, और संयोग बस मैं दोनों जुड़ा हूं। दोनों के रिजल्ट बहुत उत्साहजनक है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, इस साल के अंत तक कोई संभावना नहीं है वैक्सीन की पब्लिक के लिए यूज के लिए या किसी के लिए। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 के शुरुआत में पूरी संभावना है कि वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी।
और मैं केवल इतना ही गोपनीय है चूंकि उसका, इतना बता सकता हूं कि जिन जिन हमने वॉलंटियर्स को लगाई, एक वैक्सीन हमने 33 को लगाई, एक हमने 28 को लगाई, 2-2 डोज लग चुकी हैं, और दोनों में कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं हुआ जो चिंताजनक हो। थोड़ा बहुत हल्का बुखार या पेन साइड पे हुआ है, तो बहुत ही उत्साहजनक है और मैं बड़ा आशान्वित हूं। चूंकि गोपनीय है, मैं विस्तृत इसका रिजल्ट भी पूरा नहीं जानता हूं इम्यूनिटी का, क्योंकि मुझे जो पता लगा ICMR से और जो वैक्सीन वाले स्पॉन्सर से कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अगले साल के शुरुआत से हमारे दर्शक लोग, हमारे देशवासी, प्रदेशवासी उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। अब उन्होंने जो कहा कि किन को, पहले ये जो हमारे हाई रिस्क लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय जो हमारे अस्पतालों में लगे हुए, उनको दी जाएगी प्रायोरिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां तक मुझे पता लगा। इसके बाद हमारे जो आर्मी और जो ये लोग हैं, इनको दी जाएगी, और इसके साथ ही फिर आम जनता जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क जैसे सीनियर सिटीजन या हमारे और जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको दी जाएगी। और बहुत जल्दी ये फैक्ट्री की तरह बनेगी, क्योंकि इस वैक्सीन में हमारी आधुनिक तकनीक है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आप लोगों को याद होगा कि हमारे फैक्ट्री में बनती है, इसमें हमें किसी और की जरूरत नहीं है, यानी किसी मरीज के कोई और जरूरत नहीं, ये फैक्ट्री में बनेगी। इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक। तो ये करोड़ों की संख्या में बहुत ही कम समय में बन जाएगी, और ऐसा हो जाएगा कि अगले साल के 6 महीने होते होते ये देश के सभी नागरिकों को, लगभग मैं बता दूं आपको, करीब 30 से 50 करोड़ नागरिकों के लिए अगले 6 महीने जो हमारे साल के होंगे 2021 के, ये उपलब्ध हो सकेगी। ऐसा मुझे जो हमारे जो बहुत बड़े जो वैक्सीन के जो नीति निर्धारक है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हमारे और जो बाहर के हैं या प्राइवेट जो कंपनियां जो इसमें लगी हुई हैं, उनसे जानकारी करके प्राप्त हुआ है। इसमें लाखों करोड़ों डोज महीने भर में बन जाएंगी, आप समझिए। तो कहीं ना कहीं अभी हमें और इंतजार करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी बहुत जरूरी है जब तक वैक्सीन नहीं आती है। एक दर्शक हमारे साथ सरोज कानपुर से जुड़ चुके हैं, राय रखें। सरोज जी, राय रखें। जी सरोज जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, राय रखें। सर, एक्चुअली कानपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, GS गैस्ट्रो लीवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डबल पुलिया, नवीन नगर, काकादेव में। उसमें मेरे फादर की डेथ हो गई थी और उन्होंने हमसे 8.5 लाख का बिल मांगा है, तो हम क्या करें इस चीज के लिए? सरोज जी, आप इसी नंबर पर फिर से कॉल करके थोड़ी देर बाद अपनी बात रख सकती हैं, और इसको लेकर के जरूर हम कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सर्दियों में आपको सावधान रहना है और कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई?
मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना का सितम। जी हाँ, किस तरीके से आपको सावधान रहना, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक और डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार दर्शकों से बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है और सर्दियों में आप कैसे बचाव कर सकते हैं। सुनील जी, आपके पास में आना चाहूंगी। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रदूषण के PM 2.5 स्तर में मामूली बढ़ोतरी भी कोरोना वायरस के मामलों को 8 से 9% तक बढ़ा सकती है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? हाँ मैम, बिल्कुल। कानपुर ऐसी जगह में तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पे प्रदूषण बढ़ेगा जी, क्योंकि 60 प्रदूषण की सबसे ज्यादा कानपुर में, इसके बाद फरीदाबाद, वाराणसी में जो है जी। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो एक प्रदूषक है, वो हीमोग्लोबिन से संयोग करता है और हीमोग्लोबिन का काम पूरे ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है पूरे हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जी। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड नामक प्रदूषक उसे मिल जाता है तो सारे शरीर की जो ऑक्सीजन, जो एक हमारी सबसे जरूरत की चीज होती है, वो जाना बंद हो जाती है। चाहे वो दिमाग हो, चाहे फेफड़े हो, चाहे हार्ट हो, वो सबके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। उसका संयोग सिर्फ हीमोग्लोबिन से होता है और हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ एक है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में करता है, परिवहन कहते हैं उसको, जो परिवहन करता है, ये उसका काम है। और जहां तक प्रदूषण की बात है, तो प्रदूषण तो दुनिया में शीर्ष पे है दिल्ली हमारा, जिसपे 292 है। नंबर 2 पे मुंबई है, जिसमें 104 है। और वायु प्रदूषण से करीब 17 लाख लोगों की मृत्यु होती है जी। ये है जी। जी सुनील जी, एक और चीज, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो महीने हैं, इसमें कोरोना ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हम बात करें, एक ऐसे कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा घातक कोरोना हो सकता है? मैम, जो जब ठंडक शुरू होगी जी, वो और जब ठंडक जाएगी जी, जो हमारा अपना कहना है, जो हमारा है, वो इन दो टाइम पे बहुत होगी, क्योंकि इस समय क्योंकि हमारी बॉडी अभी ठंड के लिए तैयार नहीं है। धीमे 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 हैबिचुअल होगी, जब ठंड पड़ना शुरू होगी वो सबसे नुकसानदायक है। क्योंकि हम जैसे प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो 5 मिनट लगते हैं ना हमको उसको अडॉप्ट करने में, वैसे ही है। हम गर्मी से ठंड में जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी धीमे धीमे होती है। अब दिन में टेम्परेचर हाई होगा, इस समय रातें ठंडी होंगी, सुबह ठंडी होगी, शाम ठंडी होगी। अब जो लोग इसमें थोड़ी भी दिक्कत करेंगे, स्वेटर पहन के निकले, उनको दिक्कत है कि कोल्ड हो जाता है, कहीं जुकाम होगा, खांसी होगी, बुखार होगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप शाम को अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो मास्क लगाएं, हेलमेट पहने और इसके प्रदूषण का पूरा बचाव करें।
ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही दिक्कत करती है कोरोना में, और प्रदूषण सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के कम करता है। जी वीरेंद्र पाठी जी, जिस तरीके से हमने बात करी कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी के महीनों में कोरोना ज्यादा बढ़ सकता है, सर्दियों में कोरोना ज्यादा बढ़ सकता है, और जैसे कि सुनील जी ने बताया कि जब सर्दी अचानक से शुरू होगी या फिर सर्दी जब जाएगी, गर्मी आने लगेंगी, तब हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, तब ज्यादा ये परेशानी बढ़ सकती है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कैसे हमें सावधान रहने की जरूरत है? वीरेंद्र पाठी जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विकास हैं जौनपुर से, राय रखें। जी वीरेंद्र पाठी जी आप। अच्छा, जैसा सुनील जी ने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि ये विंटर्स में और जब ये हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो RSPM, SPM ये पार्टिकल्स ये बढ़ जाते हैं जी। और जैसा कि बताया कि दिल्ली तो हमारी प्रदूषण कैपिटल है वर्ल्ड की, वहाँ तो सांस लेना दूभर है, ऑटोमोबाइल से लेके पराली फैक्टर है। कानपुर भी अब प्रदूषण, वायु प्रदूषण के मामले में या एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके साथ फिर वायरस का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, इसलिए सावधानी और बरतें, प्रदूषण को कम करें। प्रदूषण हम आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार को भी करना पड़ेगा, पब्लिक को भी करना पड़ेगा, और उसके कारण जो ये बढ़ेगा उसके लिए व्यक्तिगत है हमारा बचाव और सामूहिक है। व्यक्तिगत ये कि हम N95 जो हमारे खतरे लोग हैं, जैसे अस्थमा है या जिनको ब्रोंकाइटिस है या और फेफड़े की बीमारी है, हृदय रोगी हैं, या जो सीनियर सिटीजन है, इनको N95 अच्छा मास्क हमेशा पहनना पड़ेगा घर के बाहर निकलने पे। घर के अंदर और बाहर प्रदूषण रोकने में मदद करेंगे, कूड़ा नहीं जलाएंगे, ना जलाने देंगे, और जो डिस्पोजल का जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो प्रॉपर करेंगे, और ऐसी जगहों में जाने से बचेंगे जहां प्रदूषण ज्यादा है, धुआं ज्यादा है, और जहां RSPM ज्यादा है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। बिल्कुल, और ऐसे लोगों के लिए कोरोना का इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उस पे वायरस और जो ड्रॉपलेट है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, उन पर उनके थ्रू कोविड-19 का स्प्रेड और बढ़ सकता है। खासकर जो क्लोज स्पेसेस हैं, स्कूल है, कॉन्फ्रेंसेस हॉल है, या बसेस हैं, या ट्रेन के कोच हैं, तो कृपा करके वहाँ विशेष सावधानी बरतनी है। और मैं सुनील जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑक्सीजन है तो जीवन है, और ऑक्सीजन नहीं है तो बहुत ही जीवन मुश्किल है। कोरोना क्या और भी ज्यादा इन्फेक्शन होगा, और 95 से कम सैचुरेशन अगर कोविड-19 के मरीजों को होता है वो तुरंत अस्पताल में जाएं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लॉकडाउन से अनलॉक में आते आते एक बार फिर से हवा दम घोटू होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस बार हमें लॉकडाउन करना है पॉल्यूशन को, और किस तरीके से आपकी तरफ से अलर्ट पर रखा जाएगा, और क्या कुछ सावधानियां आपकी तरफ से इस समय बताई जाएंगी? हमारे द्वारा, हमारी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो किसान है के जरिए भी हमारी एडवाइजरी जारी हो रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप पराली मत जलाइए, क्योंकि पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद जो हमारी सारी जनता है, हम भी लोग हैं, सभी को इस पे करना है। गाड़ियों से देखिए आप, सबसे ज्यादा लेड निकलता है जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, तो गाड़ियां भी कम चलाएं। हम कंपाउंडिंग में जाएं, 4 लोग कहीं जाना तो एक ही साथ चले जाएं एक बिल्डिंग से, ये सब करना पड़ेगा। बाकी दिवाली और दशहरा आ रही है तो इस पे हम लोग पटाखे कम चलाएं, और कुछ जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वहां पे पानी खींचते रहे जिससे धूल की कण ना हो। अब मेट्रो काम कानपुर में चल रहा है इस समय, तो देखिए आप कितनी धूल हो रही है, इतनी धूल हो रही है और कहीं भी पानी नहीं दिखता है, जबकि दिल्ली में बाकायदा रोज पानी उस पे डाला जाता था जिससे धूल ना हो। आप रावतपुर से मोटरसाइकिल से निकल जाइए कंपनी वक्त कहीं तक, तो पता लगा पूरा प्रदूषण हो जाएगा। तो ये हम लोगों को सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जिससे प्रदूषण ना बढ़े, चाहे वो सॉइल के पार्टिकल्स हो, चाहे वो धुआं के पार्टिकल्स हो, या फिर हमारे लिए जो हम लोग पटाखे चलाते हैं, या कोई भी इस तरह का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जी सुनील जी, किस तरीके से, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि टेम्परेचर का कोरोना पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? हाँ मैम, टेम्परेचर का असर इसलिए पड़ता है कि अभी जो नमी थी ये नमी धीमे धीमे खत्म हो रही है, और जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो
तो होता क्या है कि हर एक सीजन के लिए अपने यहाँ रोग होते हैं। जैसे हमने देखा गर्मियों में पोलियो होता है, बसंत ऋतु में जिलेस्ट और चिकन पॉक्स होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कोरोना, ना तो इससे डरने की कोई जरूरत है, ये ऐसे ही है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे कोई ज्यादा एज का है, हार्ट की प्रॉब्लम है या अस्थमा है, और उनको अगर कोविड-19 का असर होता है तो वो दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमें यही करना है, सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन होगा और दिन में बाहर निकलेंगे, आप प्रदूषण बहुत अधिक होगा। और शाम को होता क्या है, ये कोहरा में एक चीज होती है, इसका एक घटक ओजोन होता है। इसका प्रमुख घटक जो ओजोन होता है, ये एक समताप मंडल पर होती है, मतलब इसकी एक ऊंचाई तय उस पे इसको रहना चाहिए। लेकिन जब ये कोहरा हो जाता है, क्या है, ये धरातल पे चली जाती है। जब धरातल पे चली जाती तो जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण होता है वो बढ़ जाता है। का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाष्पशील कार्बनिक पदार्थ अंतःक्रिया से होता है। ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है। जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, हिंदी में इसको प्रकाश रासायनिक कोहरा कहते हैं। ये बहुत बड़ा कारक है। जो ओजोन होता है, ये भी एक कारण है जो हमको बहुत से रोग करता है। डॉक्टर साहब बता सकते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी, कि ओजोन की अगर नहीं रहेगा तो कितनी दिक्कतें होती हैं, स्किन कैंसर होता है, बहुत से रोग हैं, वो डॉक्टर त्रिपाठी जी हमसे बेहतर जानते हैं। और इसलिए हमको लोगों को, सारे लोगों को यही बचत करनी है कि प्रदूषण कम करना है, किसी भी तरीके से कोई प्रदूषण हो, चाहे वो किसान कर रहा हो, चाहे हमारे बच्चे कर रहे हो, चाहे वो हमारी जो कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं वो काम कर रही हैं, चाहे वो कानपुर हो या कहीं भी हो। और कानपुर में तो बेहतर, बहुत ही बेहतर रखना है हम लोग, इसके लिए एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग की अगली पीढ़ी का जीवन बहुत टफ हो जाएगा। और अभी भी कानपुर नंबर 1 पे है, देखिए, नंबर 2 पे फरीदाबाद है, नंबर 2 पे वाराणसी है, ये WHO कह रहा है जी। और इसके जो भी होता है, वायु प्रदूषण से 70 लाख लोग पूरे साल मर रहे हैं। और पूरी दुनिया की बात बताऊं आपको तो 10 में से 9 लोग अच्छी हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। पूरी दुनिया की स्थिति है, ऐसा नहीं कि कानपुर खराब हो, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में अगर 10 लोगों में 9 लोग ऐसे हैं जो जिनको अच्छी हवा नहीं मिल रही है, सिर्फ एक आदमी को ठीक हवा मिल रही है। और कुछ देशों में तो 26 के ऊपर प्रदूषण को मानते हैं, हम लोग तो 50 के ऊपर मांगते हैं कि 50 तक भैया हमारा सेटिस्फैक्टरी रहता है, 50 से 100 मॉडरेट रहता है, इसके बाद 101 से 150 तक अनहेल्दी होता है, और फिर 151 से 200 तक हम लोग इसको सेंसिटिव मांगते हैं। जो बहुत सेंसिटिव होता है वेरी अनहेल्दी होता है। और मैम यही आ जाती स्थिति हमारी, जब हमारा स्मॉग होगा और नीचे आ जाएगा तो सारे प्रदूषण बढ़ जाते हैं उस समय, वो हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी है। इसके लिए हमको सबको काम करना है, चाहे हम साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारे किसान हो, कोई भी हो। और उसके लिए हमारा विश्वविद्यालय और हमारे जो कुलपति हैं डॉक्टर DR सिंह उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। सब बार बार एडवाइजरी भेजी जा रही है। हमारे जितने भी KVK हैं 32 जिलों में, वहाँ पे सारे साइंटिस्ट इसके लिए कह रहे हैं भाई प्रदूषण न फैलाइए, आप मत करिए। सब जगह हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि किसी तरह प्रदूषण कम रहे जी। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत ही कम शब्दों में आपसे मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम कोरोना से लड़ते आ रहे थे, लेकिन आने वाले समय में हमें सर्दी और प्रदूषण से भी लड़ना है, जो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बहुत कम शब्दों में। जी, सुनील जी ने जैसा बताया, प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, स्मोक से सबसे ज्यादा हमारे बच्चे और किशोर अफेक्टेड होते हैं। उसका कारण जितने ही ज्यादा प्रदूषण होगा तो ये इसका लेवल बहुत नीचे आ जाता है, और बच्चे हमारे छोटे होते हैं, यानी जो छोटे हाइट में होते हैं उनको ज्यादा प्रदूषण से खतरा है, वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तो बच्चों को खासकर हमारे नवजात शिशु हैं या और इन्फेंट्स हैं, शिशु हैं, टॉडलर्स हैं, माताओं को चाहिए, एक और बहुत बढ़िया मुफ्त की चीज है जो एलर्जी, अस्थमा और प्रदूषण से बचाती है, वो है माँ का दूध। मैं आपके इस जो आपका बहुत पॉपुलर न्यूज चैनल है उसके माध्यम से जनता को बताऊं कि हर व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि घर के माताएं बहुएं अपने शिशु को जन्म के समय से लेकर के 2 वर्ष तक अपना दूध जरूर पिलाएं। उसका कारण इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, और प्रदूषण से लड़ने की ताकत होती है। यानी कि माँ का दूध अस्थमा, एलर्जी, कोरोना से भी बचाव करता है। नंबर 2, बाजार की जो चीजें होती हैं, जो क्या कहते हैं कॉमर्शियल फूड या फास्ट फूड, उनका सेवन बिल्कुल न करें। तीसरा, कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज में रखी चीजों को कतई न खाएं।
गर्म करके ताजा फ्रेश खाएं। जी मास्क का प्रयोग करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। खासकर छोटे बच्चे, बड़े सीनियर सिटीजन, गर्भवती माताएं या कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। और जी बिल्कुल वीरेंद्र त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं हमें सावधान रहने की जरूरत है और जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनका बिल्कुल पालन करना चाहिए। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप सर्दियों में सावधान रह सकते हैं और क्या कुछ आपको सावधानी रखनी है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप मास्क का प्रयोग करिए, अपने हाथों को बार बार धुलते रहिए और यही जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे तब तक आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं। सुबह बोलेगा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।